जज्बात उन्होंने बयान किए वो हम सब के जज्बात हैं। ये गद्दारी के मुकदमे बनाने पाकिस्तान में एक पुराना चलन है। सबसे पहले हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वो गद्दार हैं। मशरकी पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। 6 करोड़ मशरकी पाकिस्तान में रहते थे, 4 करोड़ इधर रहते थे अब पाकिस्तान। तो हमने 6 करोड़ को कहा तुम गद्दार हो। 4 करोड़ बाकी रह गए, 6 करोड़ ने अपना मुल्क रहना बना। फिर हमने बलूचिस्तान वालों से कहा कि आप गद्दार हैं। फिर पख्तूनों से हमने कहा कि आप गद्दार हैं। सिंध वालों से हमने कहा आप गद्दार हैं। अब पंजाब वाले बाकी रह गए थे। अब पंजाब में भी हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। तो अगर मशरकी पाकिस्तान वाले भी गद्दार थे, बलूचिस्तान वाले भी गद्दार हैं, सिंध वाले गद्दार हैं, पख्तूनिस्तान वाले गद्दार हैं और पंजाब वाले भी अब गद्दार हो गए, तो फिर मुहिब वतन कौन रह गया पाकिस्तान? फिर मुहिब वतन इंसान तो सब खत्म हो गए, क्योंकि इंसानों को तो अपने गद्दार बना दिया, सारे इंसानों को गद्दार बना दिया। तो मुहिब वतन कौन रह गया? जानवर मुहिब वतन रह गए होंगे, कुछ गधे, कुछ घोड़े, कुछ बिल्लियाँ, ये मुहिब वतन रह गए होंगे। तो क्या गधे और घोड़े और बिल्लियों से मुल्क चलते हैं और मुल्क बनते हैं, या मुल्कों का नाम, कौमों का नाम जो है वो जानवरों से, खच्चरों से रखा जाता है कि इस मुल्क के खच्चर बड़े वफादार हैं, इस मुल्क के गधे बड़े वफादार हैं, क्योंकि इंसान सब गद्दार है। सब पर अपने मुकदमे गद्दारी के बना दिए। जब आप नवाज शरीफ साहब पर गद्दारी का मुकदमा बनाते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को गद्दार कहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को पूरा पाकिस्तान मोहब्बत से वोट करते हैं। जब आप जवेद लतीफ को गद्दार कहते हैं तो आप पूरे शेखुपुरा को गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि पूरा शेखुपुरा बार बार जवेद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं, पूरा शेखुपुरा भी गद्दार है। तो मैं सीधा चल जाना 2 मिनट उत्थे कोल नहीं है, चील और कब्बे बाकी रह जाते हैं शेखुपुरा मुहिब वतन। तो क्या ये चीलों और कब्बों का मुल्क है? ये गधों का, खच्चरों का, घोड़ों का मुल्क है या इंसानों का मुल्क? और अगर ये इंसानों का मुल्क है तो इंसानों के मुल्क डंडे से नहीं चलते, डंडे से जानवरों को आंका जाता है। लाठी की जरूरत, चाबुक की जरूरत घोड़े के लिए होती है, इंसान के लिए नहीं होती। इंसानों के मुल्क आइन से चलते हैं और आइन सबकी जिम्मेदारियों का तयन करता है और आइन के मुताबिक सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन जब आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने दी जाती, जब जवेद लतीफ को आइन के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करने दी जाएगी, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। फिर मुल्कों का वो हश्र होता है जो आज पाकिस्तान का हुआ है। आज अगर 52 रुपये वाली चीनी 104 रुपये पे पहुंची है, तो इसलिए 52 रुपये की चीनी 104 रुपये पे पहुंची कि जब आप वोट चोरी करेंगे, वोटों की गिनती में हेरा फेरी करेंगे, तो फिर चीनी की कीमतों को रोकने से आप रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, क्योंकि आपको सौदेबाजी करनी पड़ेगी। जैसे सौदेबाजी अभी आपको करनी पड़ी और आपको मुकदमा वापस लेना पड़ा, जिसको आप चीनी माफिया कहते थे, उससे मुकदमा आपको वापस लेना पड़ा। और ये जो बजट आपने कल दिया है, ये ऐसे ही है बजट, जैसे आप किसी को एक तेज बारिश में तेज आंधी और तेज हवा चल रही है, महंगाई का तूफान चल रहा है, बेरोजगारी की
ہوا چل رہی ہے، آپ ایک کاغذ کی چھتری کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ یہ کاغذ کی چھتری تمہیں بارش سے بچائے. کاغذ کی چھتری 2 دن آپ کو بارش سے نہیں بچا سکتی. یہ جو بجٹ تھا جاویز جن میں آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے، یہ جعلی کاغذ کی چھتری ہے جو کسی ایک تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ جو حکومت ووٹ چوری کر کے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ کے لوگوں پر غداری کے مقدمے چلا کے نہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، نہ پاکستان کا بھلا کر سکتی ہے. پاکستان کے مسائل کا صرف ایک حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں کہ آپ ایک ایسا انتخاب ہونے دیں جس انتخاب میں کوئی مداخلت نہ ہو، اور گنتی وہی ہو جو ووٹ بیلٹ میں سے نکلے، بیلٹ باکس میں سے جو بیلٹ نکلے اس کی گنتی ہو. یہ نہیں کہ اگر وہ بیلٹ باکس کے اوپر شیر کی مہر لگی ہے تو ایک مہر اور لگاؤ اور کہہ دو جی ووٹ غلط ہو گیا، اور دوسرے کا ووٹ جو ہار رہا ہے اس کو آپ گنتی میں جتائیں. غلط گنتی کریں گے تو حساب کتاب غلط ہوگا. حساب کتاب غلط ہوگا تو ملک کی معیشت غلط ہوگی، اور معیشت غلط ہوگی تو 52 روپے والی چیز 104 پہ پہنچے گی، آٹا نہیں ملے گا، روزگار ختم ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی. اور جب روزگار کی سمجھے نہ ہو، بے روزگاری بڑھ جائے تو بے اطمینان لوگ جو دل میں دکھ و تکلیف لے کے بیٹھتے ہوتے ہیں، ملکوں کو استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آج بھی اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اب بند کریں، اور جن کو غداری کے سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنیں. اگر جاوید لطیف کی باتوں کو غور سے آپ سن لیں گے، نواز شریف صاحب کی کئی بھی باتوں کو آپ سمجھ لیں گے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند کر دیں گے، تو جیسے اس ملک نے 2018 تک ترقی کی، 2013 سے 2018 تک یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں مزید ترقی کرے گا، مزید مضبوط ہوگا. اور جب ملک مضبوط ہوتا ہے تو پھر سب مضبوط ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ملک اگر مضبوط ہے تو باپدہ مضبوط ہو جائے گا اور ریلوے پیچھے رہ جائے گا، پھر ریلوے بھی اچھی چلے گی اور باپدہ بھی اچھا چلے گا، پھر سب مضبوط ہوگا. لہذا سب کی بہتری اسی میں ہے کہ اس ملک میں آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخاب جو ہے اس کے ذریعے ایک ابتدا کی جائے اور پاکستان کو، عوام کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے مواقع دیے. آخر میں آپ کو اور شیخ اپرا کے عوام کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بہادر سپوت کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں. اس نے اپنا حق ادا کیا، شیخ اپرا کے عوام نے بھی اپنا حق ادا کیا. جیسے ڈسکا کے عوام پاکستان کے عوام کے لیے ایک مثال بنے ہیں، ڈسکا کے عوام جنہوں نے اپنا ووٹ چوری نہیں ہونا. نوشہرہ کے عوام پاکستان کے عوام کے لیے مثال بنے کہ انہوں نے اپنا ووٹ پنگڑا، اپنا بدن اسی جگہ پہ ڈالا، اسی جگہ پہ رکھا جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگ. اسی طریقے سے شیخ اپرا نے بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. اور باقی پاکستان کے شہر جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈسکا کے نقش قدم پر چلیں گے، شیخ اپرا کے نقش قدم پر چلیں گے. اور جس طرح ڈسکا کے عوام نے اپنے ووٹ کی چوری نہیں ہونے دی اور شیخ اپرا کے عوام نے ووٹ کو عزتوں کا پرچم بلند رکھا ہے،
पाकिस्तान के अवाम इस पत्थर को बुलंद रखें। के वासियों की तरफ से कैप्टन सफदर साहब, परवेज़ रशीद साहब, इसरार खां साहब, जो मेरे बाद में भी यहाँ बार बार आते रहे और आज भी जिस तरह आए, शोभोपुरा के तमाम भाई बुजुर्ग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर मैं जो बातें की गई उसमें थोड़ा एडिशन ये करूँगा, मैं बात तो करूँगा कि किस तरह और क्यों गिरफ़्तार हुआ और क्या सलूक हुआ 14 दिन जब रिमांड में था और जब जेल में था। मगर ये बात मैं करूँगा असेंबली के फोरम पर 1-2 दिन बाद। अब मैं जो बात कहूँगा ये सियासी वर्कर के तौर पर मैं कहने लगा हूँ और सियासी वर्कर को ये पैगाम देने लगा हूँ कि किसी तौर ये मुमकिन नहीं है, हम मज़ामत नहीं कर रहे। मज़ामत उसको कहते हैं कि अगर आप कोई मसल्ला जत्थे तैयार करते हैं, जिस तरह मसल्ला जत्थे प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए थे और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लेने की बात करते थे। ना हम पहाड़ों पे चढ़े हैं न चढ़ेंगे, मगर जो बात करते हैं मफामत की, मफामत किससे? दूसरा फरीक कौन है? ये हम बार बार पूछते हैं कि जो आए रोज़ मीडिया पे बातें चलती हैं मफामत की, तो मफामत एक फरीक तो अवाम है, कौम है, दूसरा फरीक है कौन? एक फरीक है जो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करता है और दूसरा फरीक जो आइन कानून को मानता नहीं है, वो कौन है? सबसे पहले इसका तय होना चाहिए कि दूसरा फरीक कौन है। और दूसरी बात, अगर वो तय हो जाता है तो फिर दोनों फरीकों को ये पब्लिकली अवाम में बात मानना पड़ेगी कि किससे क्या गलती हुई और दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। मफामत दो बराबर लोगों के दरमियान होती है, ताकतवर में और कमज़ोर में मफामत नहीं होती। और अगर आज कोई मफामत के नाम पे इस जद्दोजहद को ब्रेक करना चाहता है, रोकना चाहता है, तो जो फरीक भी ऐसा करेगा वो इस जद्दोजहद